हेलो गाइस, मैं नेहा मलिक हाजिर हूँ आपके साथ एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स की जर्नी को आगे ले जाने के लिए। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस में क्या डिफरेंस है। तो चलिए, ये लेक्चर 2 है एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। चलिए मूव करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की तरफ। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। चाहे ब्लू लिटमस पेपर हो या फिर सॉल्यूशन हो, वो उसको रेड में चेंज कर देगा। इसको आसानी से याद रखने के लिए A+B=R का फॉर्मूला है एसिड्स प्लस ब्लू गिव्स रेड। ओके। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। अगर एसिड्स को टेस्ट किया जाए तो वो खट्टे होते हैं। मिनरल एसिड को कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कोरोसिव होते हैं, उनसे हमारी स्किन को डैमेज होता है, हमारी टंग को डैमेज होता है, इसलिए कभी मिनरल एसिड को टेस्ट नहीं करना चाहिए। जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो ऑलरेडी हमारे फूड्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वो तो हमारे अंदर जाते ही हैं, तो उससे पता चलता है जो खट्टे होते हैं उनमें एसिड्स हैं, लाइक लेमन, ऑरेंज एट्सेट्रा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है एसिड्स हैव pH लेस देन 7। जो pH वैल्यू होती है एसिड्स की वो 7 से लेस होती है। pH वैल्यू पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है एसिड्स conduct electricity in aqueous solution due to the movement of ions। अगर aqueous में कोई एसिड प्रेजेंट है तो उसमें आयनाइजेशन होगी तो मूवमेंट ऑफ आयंस होगी और एसिड्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट कब होनी चाहिए? जब आयनाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर आयंस बन गए तो कंडक्ट अपने आप हो जाएगी। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है इफ एसिड इज डाइल्यूटेड बाय वाटर देन हीट इज रिलीज्ड, हैंस डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बता रहा है कि अगर उसको डाइल्यूट किया जाए, यानी एसिड को अगर डाइल्यूट किया जाए, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसको डाइल्यूट किया जाए तो वाटर में एसिड मिलाया जाता है और ये एक्सोथर्मिक होती है बहुत ज़्यादा। आप ये सोचो कि ना एसिड में वाटर क्यों नहीं डाला जाता? भाई बात तो सेम है, एसिड में वाटर डाला जाए या फिर वाटर में एसिड डाला जाए, बात तो वही है। लेकिन इसका एक रीज़न होता है, अगर हम एसिड को उसमें डालते हैं वाटर में तो एक्सोथर्मिक तो होती है, और जो पानी के साथ है वो जो HCl की जो वेपर्स हैं वे गैस के रूप में हमारे फेस के ऊपर जा सकते हैं। अगर मॉइस्चर में है HCl गैस तो हमारी बॉडी को ज़रूर डैमेज करेंगे, और जो कंटेनर है वो फट सकता है और आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है। एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। ये बता रहा है कि ना एसिड्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये बात तो आपने पढ़ी होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। ये जो एसिड्स हैं बेस हैं दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और ये एक्सोथर्मिक होती है नेचर में। फॉर एग्जांपल NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस वाटर प्लस हीट। डेल्टा H1 इक्वल्स टू -57.1 किलो कैलोरी पर मोल और -13.7 किलो जूल पर मोल। इसमें अगर देखा जाए तो डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा H नेगेटिव है तो क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये बता रखे कितनी हीट इवॉल्व होगी। आगे चलते हैं, मूव करते हैं। When neutralization reaction is carried out between strong acid and strong bases, then fixed amount of energy is liberated in the form of heat. The heat
The heat of neutralization of strong acid and strong base is minus 13.7 kilocalorie per mole or minus 57.1 kilojoule per mole. However, if neutralization reaction is carried out between weak components, then lesser amount of energy is liberated because some part of energy is utilized in ionization of weak components. ये बता रहा है कि ना अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और जो फिक्स्ड अमाउंट होता है उस एनर्जी का वो होती है -13.7 किलो कैलोरी पर मोल और -57.1 किलो जूल पर मोल। ये जो माइनस साइन है वो इसलिए है क्योंकि एक्सोथर्मिक है, बाहर निकली है। और दूसरी बात ये कह रहा है अगर ये वीक होंगे तो कम एनर्जी यूज़ होगी, कम एनर्जी निकलेगी बाहर। कम एनर्जी क्यों निकलेगी? क्योंकि वीक कंपोनेंट्स को आयनाइज कराने के लिए हमें जो एनर्जी मिली है वो यूज़ हो जाएगी, कंज्यूम्ड हो जाएगी। तो इतने निकलनी थी लेकिन जो कंज्यूम हो गई उसको सब्ट्रैक्ट करके कुछ और ही आएगा आंसर। अगर ज़्यादा वीक है तो ज़्यादा एनर्जी लेगा, अगर कम है तो कम एनर्जी लेगा और इसी पे डिपेंड करेगा कि हमारी हीट कितनी बाहर निकली है। फॉर एग्जाम्पल HCN plus NaOH gives NaCN plus water plus heat delta H2 is less than -57.1 kilocalorie per mole और -13.7 किलोजूल पर मोल। ये बता रहे कि ना देखो जैसे मैंने बताया था आपको ऑर्गेनिक एसिड है, ये कार्बन प्रेजेंट है इसमें, तो ये वीक एसिड है। इसको आयनाइज कराने के लिए जो ये यहाँ पे हीट हुई है, इवॉल्व होनी थी, वो कुछ कंज्यूम कर ली इसने और इसलिए जो एनर्जी है वो इससे कम निकली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह एसिटिक एसिड में भी जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है तो हमें मिलता है CH3COONH4 प्लस वाटर प्लस हीट, अमोनियम एसिटेट मिलता है यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक बेस है, तो मच लेस होगी क्योंकि दोनों को आयनाइज कराना है। तो डेल्टा H3 is much lesser than -57.1 kilocalorie per mole and -13.7 kilojoule per mole। आई होप आपको समझ में आ गया हो, दो एग्जाम्पलों से तो समझ में आ ही जाना चाहिए। अब कंपेयर कर रखा है कि डेल्टा H है, डेल्टा H1 इज ग्रेटर देन डेल्टा H2 ग्रेटर देन डेल्टा H3। आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव में तो जितना छोटा होगा उतना बड़ा होता है, लेकिन मैंने बताया था वो माइनस साइन केवल ये दिखाने के लिए था कि ये एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट एनर्जी बाहर निकली है। 7 जो प्रॉपर्टी है वो ये है, मोस्ट ऑफ मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट लिबरेटिंग डाईहाइड्रोजन गैस। अब मोस्ट ऑफ मेटल्स लिखा है, ऑल मेटल्स क्यों नहीं लिखा? तो इसका देखते हैं कैसे क्यों नहीं लिखा इसने। लिथियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है लिथियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही सोडियम जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो बनाता है कॉमन सॉल्ट यानी NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही पोटेशियम रिएक्ट करता है HCl के साथ, बनता है KCl प्लस H2। मैग्नीशियम भी कर सकता है रिएक्ट HCl के साथ, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। कैल्शियम भी करता है, एल्यूमिनियम भी करता है, आयरन भी कर लेता है, जिंक भी कर लेता है। कैल्शियम जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है CaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम फिर फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम फॉस्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम
H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब मोस्ट ऑफ मेटल्स लिखा है रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो एक्सेप्शन क्या है? कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, सिल्वर भी HCl के साथ रिएक्ट बहुत ही हाई टेम्परेचर पे करता है, और गोल्ड तो करता ही नहीं, प्लैटिनम भी नहीं करता। ऐसे ही बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो कुछ एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। HNO3 नाइट्रिक एसिड इज ओनली एसिड which does not liberate hydrogen gas on reacting with metal। ये आपने बहुत बार देखा होगा कि जब नाइट्रिक एसिड है, अगर उसको मेटल के साथ रिएक्ट किया जाए तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। केवल दो ही केसेस हैं। कौन से मेटल्स हैं? मैग्नीशियम और मैंगनीज जो मेटल्स होते हैं उनके साथ अगर रिएक्शन हो तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी। और के लिए अकेला ही एसिड है जो ऐसा कर सकता है। तो इसका रीज़न देख लेते हैं क्यों। बिकॉज HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज H2 into water and itself get reduced into oxides of nitrogen, या फिर NO निकले, NO2 निकले, N2O निकले, कुछ भी निकल सकता है। लेकिन रीज़न ये है कि ना हाईली भाई यानी ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजेशन कराने की, इसलिए ऑक्सीडेशन कराने की, तो इसलिए यहाँ पे वाटर बन जाता है और ये खुद रिड्यूस्ड हो जाता है NO2 में। N2O में, H2O में, NO में, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी यहाँ पे कॉपर की रिएक्शन करा रखी है HNO3 के साथ। इसे मिला कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऐसे ही यहाँ पे कॉपर की रिएक्शन कराई HNO3 के साथ। यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ और डाइल्यूट है, यहाँ पे हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पे मिला इसको कॉपर नाइट्रेट तो मिलना ही है, वाटर भी मिलना है, लेकिन यहाँ पे NO2 गैस मिल रही है इसको। तो यही जो फ़र्क है कि ना कॉन्सेंट्रेशन का, हीट का, हॉट या कोल्ड होने का, यही फ़र्क है। मेटल्स का भी फ़र्क होता है कि कौन सी मेटल है। और आपको याद रखना है कि मैग्नीज और मैग्नीशियम के केस में ऐसा नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स लिबरेट नहीं होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। Acids react with carbonate and bicarbonates and produce CO2 gas। कार्बोनेट होता है CO3 2- और बाइकार्बोनेट होता है HCO3-। अगर CO3 2- को अगर दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया जाए तो हमें मिलता है H2CO3। अगर HCO3 में एक हाइड्रोजन डाल दिया जाए तो H2CO3 मिलता है। और H2CO3 बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो ये अपने आप H2O और CO2 में टूट जाता है। इस ही कारण से जो H2CO3 है वो कोल्ड ड्रिंक्स में डाला जाता है, सोडा वाटर में। और आपने देखा होगा CO2 गैस बाहर निकल आती है ढक्कन खोलते ही, कोका कोला या फिर कोल्ड ड्रिंक्स कोई भी हो, उसका ढक्कन खोलते ही CO2 गैस बाहर निकल आती है, उसमें वाटर हो जाता है। Acids have corrosive nature because they react with metals, metal oxides, metal carbonates, metal bicarbonates। ये बता रहा है कि ना एसिड्स का नेचर है ना बहुत कोरोसिव होता है, खास करके मिनरल एसिड्स का। मिनरल एसिड्स तो हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल हो जाते हैं। अगर हमारे स्किन पे कहीं पे भी एसिड गिर जाए, मिनरल एसिड गिर जाए, तो हमें बहुत पेन होता है, वहाँ से डैमेज हो जाती है स्किन,
इसलिए कि कोरोसिव कहा गया है। और कोरोसिव दूसरा कारण ये है कि मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, मेटल ऑक्साइड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, मेटल कार्बोनेट्स के साथ भी करता है, मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ करता है। देख लेते हैं कैसे कर लेता है। सोडियम के साथ रिएक्ट किया, HCl ने बना दिया NaCl प्लस H2। अब सोडियम ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है NaCl प्लस H2O। और जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है फिर बना देता है NaCl, H2O और CO2। यहाँ पे H2CO3 बन के और ये टूट गया है H2O और CO2 में। NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके NaCl प्लस H2O और CO2 बना रहा है। यहाँ पे भी HCO3 बना था और ये टूट गया H2CO3 बना था और H2O और CO2 में टूट गया ये। Glass has main component SiO2 which only reacts with HF acid. That's why while keeping HF in glass bottle, a wax layer is applied on inner side of glass bottle. यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ना जो एसिड्स हैं उनको ग्लास बोतल में स्टोर किया जाता है। आपको जानकर ये बहुत अच्छा लगेगा कि ना एसिड्स को स्टोर करने का सबसे अच्छा प्लेस होता है ग्लास बोतल, क्योंकि बहुत सारे एसिड्स जनरली एसिड्स ग्लास बोतल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। केवल एक हाइड्रोजन फ्लोराइड ही है जो ग्लास बोतल के साथ रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि ये जो लेयर है जो ग्लास का मेन कंपाउंड होता है वो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। और सिलिकॉन ऑक्साइड HF के साथ रिएक्ट कर सकता है, केवल और किसी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। और इसको भी स्टोर करने के लिए वैक्स की लेयर कर दी जाती है बोतल के इनर साइड, ताकि वो रिएक्ट न कर सके। तो आपको ये बात याद रखनी है कि केवल SiO2 यानी सिलिकॉन ऑक्साइड जो ग्लास बोतल में प्रेजेंट होता है वही HF के साथ रिएक्ट करता है, वरना कोई भी एसिड ग्लास के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। इसलिए सबको ग्लास बोतल में स्टोर किया जाता है। अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड को ग्लास बोतल में स्टोर करना है तो इनर साइड वैक्स की लेयर लगानी पड़ती है। ये थी एसिड्स की प्रॉपर्टीज़। चलिए आगे मूव करते हैं बेसिस की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। अगर आपको उस फॉर्मूले से एसिड्स का पता चल जाता है तो इसमें उल्टा है, अगर रेड डालेंगे तो ब्लू होके निकलेगा। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ब्लू कौन से में डालना है, रेड निकलेगा, और रेड किस में डालना है, ब्लू निकलेगा। इसलिए अगर A+B सोचेंगे तो याद रह जाएगा कि B यहाँ पे ब्लू है तो दूसरे में रेड ब्लू होगा। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी टू टच। बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं अगर टेस्ट किया जाए, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है उनको टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, और अगर उनको टच किया जाए तो सोपी लगते हैं। आई मीन टू से जैसे सॉफ्ट होता है उसी तरह ये भी सोपी लगते हैं, यानी सॉफ्ट लगते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है बेसिस हैव pH मोर देन 7। pH टोटल 0 to 14 होती है, 7 न्यूट्रल केस में होता है। और जैसे जैसे हम राइट साइड में जाएंगे तो जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बेसिस स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, यानी OH बढ़ता जाता है, OH आयन की कंसंट्रेशन। और जैसे हम 7 के लेफ्ट हैंड साइड जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 इस साइड जाएंगे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ती जाती है और एसिड की प्रेजेंस ज़्यादा हो जाती है, इसलिए पावर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ती है। लाइक एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, bases if
connected with the external circuit, then bulb will start glowing in completion of circuit. Glowing of bulb indicates that bases also conduct electricity by movement of ions. ये बता रहे कि ना जैसे बेसिस को अगर हम उसमें डालते हैं, वाटर में डालते हैं, डाइल्यूशन हो जाता है वाटर का, वाटर के साथ, तो एक्वा सॉल्यूशन हो गया। एक्वा सॉल्यूशन हो गया तो आयंस बन गए। आयंस बन गए तो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, बल्ब ग्लो करेगा। चलिए मूव करते हैं आगे। ऑन द अदर हैंड, सॉल्यूशन of glucose and alcohol do not conduct electricity because they do not contain ions in the solution. जो ग्लूकोज है, अल्कोहल है, ये दोनों आयंस नहीं बनाते। ये याद रखने का पॉइंट है, क्योंकि आयंस नहीं बनाते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। पॉइंट है बेसिस की, वो ये है, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स oxides of non-metals because non-metals oxides are acidic in nature. जो non-metals oxides हैं वो acidic होते हैं नेचर में। अगर बेस उनके साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जांपल CO2 नॉन-मेटल का ऑक्साइड है और बेस रिएक्ट कर रहा है इसके साथ और बना रहा है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आई होंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे एट होम।